बच्चों, पढ़ाई गिरी में आपका स्वागत है। और पढ़ाई गिरी के इस वीडियो में आप जानोगे मोशन के बारे में। तो पहले आप ये बताओ, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे हैं या नहीं? फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं? हमने दो केसेस बताए। दोनों केसेस में पहले में आपने देखा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे थे। सेकेंड केस में आपने देखा ये ऑब्जेक्ट अकेला मोशन कर रहा और आपने इसे फिक्स कर दिया। अब आप सेकेंड केस वाले को अगर इस केस में आप इसे फिक्स्ड कर दोगे तो ये ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि ये मूव कर रहा है। दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब इसे एक नए टर्म्स में डिफाइन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, देन इट विल बी सेड टू बी इन मोशन। राइट, ये मोशन है। आइए, तो इस वीडियोस में आप जानोगे पहले मोशन का डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया, फिर आप जानोगे रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर आप जानोगे फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर एंड वेक्टर, जिसके बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन मिला होगा आपको इसके पिछले क्लासेस में। आगे आप जानोगे रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़कर हम लोग इस सेशन को खत्म कर लेंगे। पूरा मोशन हम लोग 5 लेक्चर्स में खत्म करने को हैं और इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे, जो वीडियोस आएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आप उसमें जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी एंड स्पीड और बाकी के सारे टर्म्स, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, ग्राफ्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारे कुछ। तो वीडियोस के साथ कंटिन्यूअसली लगे रहिएगा। आइए देखते हैं मोशन क्या है। आप एक इस तरह का लाइन आप खींचो और ये लाइन आपको पता है ना क्या कहलाता है? ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब आप इस पे एक पॉइंट को लो जिसे आपने फिक्स कर रखा है ए। ए जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। आप रिकॉल अगर कर पा रहे होंगे तो आपने 7, 8, 9 हर चैप्टर में, हर क्लासेस में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स के बारे में एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 9th में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको जानना है। तो ये अगर पॉइंट है ए और थोड़ी देर बाद एक नया पॉइंट आप ले लेते हो बी, दैट मीन यही ऑब्जेक्ट मोशन करके यहां चला जाता है। ये उसका नया पोजीशन है। तो आप बताओ इसने मोशन किया है या नहीं? क्या ये मोशन में है? ये आपको पता चल जाएगा जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा x1 एंड y1। अब आप देखो ये मोशन में है। आप कैसे बताओगे? आप कहोगे एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस अब इंक्रीज हो गया है, दिस इतना, और वाई एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, दिस मच। तो ये मोशन में है। मोशन में बताने के लिए या मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, ये जानने के लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लिया। इसलिए आप इस पूरे फ्रेम को कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, आप अच्छे से समझना, रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? जिसे आपने फिक्स्ड किया था और दूसरे पॉइंट को आप मोशन में रखे थे, तो ये रेफरेंस पॉइंट था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये पूरा जो मैंने एनसर्कल किया है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर इस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे के एक छोर पर, अब आप देखो ये कमरा मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। मैं अगर कमरे के कोने में चला जाता हूँ तो मेरा पोजीशन चेंज हो जाएगा इस पोजीशन के हिसाब से, इस कोने के हिसाब से, या मैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय करूंगा मेरे पोजीशंस जो हैं वो लगातार चेंज होते जाएंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट होता है और ऑब्जेक्ट उसी में मोशन करता है। आप 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े होंगे क्लास 8 में। 3D का मतलब होता है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब अगर आप जमीन पर चल रहे हो तो वो 2 डायमेंशन है, मगर ये पेन ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन का मतलब जमीन से इसकी कुछ दूरी है, इस पॉइंट से कुछ दूरी है और इस पॉइंट से भी कुछ दूरी है। ये 3 डायमेंशन कहलाता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक्स वाई से आपकी बात नहीं बनेगी, आप एक्स वाई एंड जेड तीनों को लोगे। ये पूरा सिस्टम वंस अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। आप जरूर इसे बेहतर तरीके से समझ लेना। जरूरत पड़े वीडियोस को पॉज करो, पॉज करने पे भी अगर नहीं समझ में आए आप उसको वापस बार बार रिवाइंड करो, फिर से देखो, नहीं समझ में आए स्टिल तो कमेंट सेक्शन में जाना और वहां जाकर आप लिखना अपने डाउट्स को। और मेरी
तो मेरी एक अच्छी आदत ये है कि मैं कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़ता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, जो डाउट्स होंगे वो ज़रूर लिखना, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे तो आप उन्हें भी वहाँ पे डालना, मैं उसे सॉल्व करके आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो आओ अब आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। आप अगर किसी चीज़ को मेजर कर लेते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे ये डस्टर का वेट, इसका मास क्या है, मेरा वजन क्या है, मेरी हाइट क्या है, बोर्ड का लेंथ क्या है, आपके बोतल में रखे हुए पानी का वॉल्यूम क्या है, आप अगर बाइक से चल रहे हो तो उसकी स्पीड क्या है, ये सब कुछ मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। और मैग्नीट्यूड क्या है? आप देखो फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने कहा पेन का लेंथ, आप कहोगे 7 इंचेस। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन योर बोतल 1.2 लीटर। मेरी हाइट 5 फीट एंड 8 इंचेस। आपके बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी कम है बट सेफ है। अब आप देखो ये सारे जो नंबर हैं इनमें एक पैटर्न है। आप पैटर्न क्या ऑब्जर्व करोगे, सब में कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, 7, 1.2, 5 एंड 8, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये सारे जो न्यूमेरल्स हैं फॉलोड बाय यूनिट्स, इंचेस, लीटर, इंचेस, किलोमीटर पर आवर। आप अगर अपना मास लिख लो 54 kg, तो फिर से आप देखोगे नंबर फॉलोड बाय यूनिट। तो कोई भी ऐसा आप नंबर देखो जिसमें फॉलोड बाय यूनिट हो तो आप समझ जाना कि मैग्नीट्यूड है। ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स, ये सारे मैग्नीट्यूड हैं। तो अब आप देखो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना वो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। आइए आप थोड़ा और आगे बढ़ो, जैसे 54 kg, या आगे आप देखो यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर अगर आप चल रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यहाँ ये 20 आपका नंबर था, ये यूनिट था, नंबर एंड यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म मैग्नीट्यूड, दोनों मिलकर मैग्नीट्यूड बनाते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हैं, यहाँ पर हैं, और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मार्च कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो था ही, साथ साथ आपने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया है, ये आपने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन गिव्स अस अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देखो फिजिकल क्वांटिटीज आपने देखा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। आपने जाना मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। आपने जाना रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं, मोशन में है या नहीं। आपने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम जिस भी फ्रेम को, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपने लिया था, मेरे केस में आपने कमरे को लिया था, तो ये सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। आगे अब आप देखोगे, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज भी आपने देख लिया। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपने जाना स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ओनली स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी। चलो तो बात में आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं कि पढ़ाई गिरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सा चैनल बन गया है। आप जरूर इसे सब्सक्राइब करना और ज़्यादा बार आप देखो, रिवीजन करो। और पता है इस पे मैथमेटिक्स और साइंस के सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो कंटिन्यूसली आप इसे देखते रहना। तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन।
देखिए रेक्टिलिनियर एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम इसका कह रहा है, लीनियर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है। आप देखो, आप एक स्ट्रेट पाथ में इस तरह से चल रहे हो, आगे चलकर यहाँ से ये पाथ कर्व्ड हो जाता है। आप बाइसिकल से जा रहे थे, लंबी दूरी आपने तय की स्ट्रेट पाथ पे, फिर आगे एक कर्व इस तरह से एक टर्न आता है, तो देखो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, जो ब्लैक वाला पाथ है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, और जो ब्लू वाला पाथ है वही आपका कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। ये रेक्टिलिनियर है, क्यों? क्योंकि ये जो मोशन है वो एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। ये कर्विलिनियर क्यों है? क्योंकि ये कर्व्ड पाथ पे हो रहा है, कर्विलिनियर मोशन। अब ये देख लो, लीनियर एंड कर्विलिनियर, बहुत आसान था। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। इससे पहले कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे जाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएं। और उससे भी पहले आप जान लो कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जान लेते हैं। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन, आप सोचो कि आप एक बाइसिकल से जा रहे हो और चलते 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 आपने एक अच्छी खासी स्पीड अटेन कर ली। अब स्पीड अटेन करने के जस्ट थोड़ी देर बाद आप देखते हो आपके रोड पर एक पपी आ जाता है। आपने ब्रेक्स अप्लाई किया और प्रॉपर टाइम पे ब्रेक्स लगाकर आपने उस पपी को बचा लिया। ये वो रोड, आप जा रहे थे, यहाँ पपी आया, आपने यहाँ पर ब्रेक्स लगाए, यहाँ पर जाते जाते आपकी बाइसिकल रुक गई और आपने उस पपी को बचा लिया। अब आप आगे की सोचो, अगर आपकी बाइसिकल में ब्रेक नहीं होता, है ना, आप बहुत सारे मूवीज में देखते होंगे कि बाइसिकल या कोई कार है, कार के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाते हैं, तो आप देखते होंगे कार डगमगाने लगती है, तो कार अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो आप सोचो बाइसिकल में आपका ब्रेक नहीं है, तो ये बाइसिकल यहाँ क्या आगे पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी, जब तक आप फर्दर एक्सीडेंट ना कर जाओ या बैलेंस ना कर लो उसे। तो ये जब तक मोशन आपके कंट्रोल में रहता है, ये कंट्रोल्ड मोशन कहलाता है। कंट्रोल्ड मोशन, द मोशन विच कैन बी कंट्रोल्ड मैकेनिकली। अब आप आगे देखोगे, यहाँ के आगे का मोशन जो है वो अनकंट्रोल्ड है। पता है ना क्यों? क्योंकि ये मोशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ब्रेक्स आपके हाथ में है नहीं, बाइसिकल आपकी बढ़े जा रही, तो ये अनकंट्रोल्ड मोशन है। तो कंट्रोल्ड मोशन आप बाइसिकल का ही या बाइक का या बहुत सारे जो कार्स आते हैं, मोटर व्हीकल्स, ये सारे कंट्रोल्ड मोशन है। अनकंट्रोल्ड के कुछ एग्जांपल्स, आप कुछ नेचुरल कैलामिटीज देख लो, जैसे फ्लड आता है तो एकदम हाई स्पीड से पानी लगातार बह जा रहा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। साइक्लोन्स देख लो, जगह कितनी बर्बादी होती है क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सुनामी देख लो, ठीक है, जो भी सी वाले एरिया है, सी एंड ओशंस, उनके बीच पे जो भी लोग रहते हैं, ये समुद्र है, तो समुद्र के किनारे वाले एरिया हाई डिवास्टेशन को झेलते हैं, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। आपसे अगर आप में से कोई बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो आप अनकंट्रोल्ड मोशन को कंट्रोल करना जरूर पढ़ोगे, सीखोगे। फायर अगर आपने बुझा दिया तो कंट्रोल्ड है। आप गैस पे अगर आप खाना बना रहे हो तो वो जो आग है वो आपके कंट्रोल में होता है। अब वही आग सोच लो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो आग नहीं बुझ पाता तो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ोगे। साइक्लोन या फ्लड या सुनामी जो कुछ भी है उसको कंट्रोल करने के लिए ही आप प्लांटेशन वगैरह करते हो। तो प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है अनकंट्रोल्ड मोशन को कंट्रोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। क्या करता है? एयर, वाटर या इन सभी चीज़ों के स्पीड्स को कम कर देता है। अब आओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। आपने टोटल क्या पाथ ट्रेवल किया है। यहाँ से आप चलते हो, अपने स्कूल से आप निकले मॉर्निंग में, अपने होम से आप निकले, अपने घर से आप निकले, आप पहुंच जाते हो स्कूल, स्कूल से आप जाते हो मार्केट, आपको प्रोजेक्ट के कुछ सामान खरीदने हैं और वो सामान लेके सीधा आप पहुंच जाते हो अपने एक फ्रेंड के घर, घर से परमिशन लेने के बाद। होम, देन स्कूल, देन मार्केट, देन फ्रेंड्स, होम। होम से आपके स्कूल की दूरी है 3 किलोमीटर, ये है मान लो आप 4 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर। तो बताओ आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी 3 + 4 7, 7 + 5 12 किलोमीटर। अब आप सोचो कि अपने फ्रेंड के घर से सीधा आप आ जाते हो अपने घर।
ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिलहाल इसे हटा देता हूँ। अब आप बताओ तब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, +6, दैट मीन 18 किलोमीटर इन ऑल। लेकिन पता है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए न्यू टर्म, पहले से डिफाइन कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। आपने जहाँ से शुरुआत करी थी वो इनिशियल पॉइंट है, और जहाँ पर आपने अपने जर्नी को खत्म किया है वो फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है सबसे छोटा मिनिमम सा, आप देखो आप इसे नहीं ले सकते हो इस तरह से, आप ऐसा नहीं लेना कि फ्रेंड के घर से ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लेना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ब्लू वन, जो ब्लू है वो डिस्प्लेसमेंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल। अब अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन जहां से आपने शुरुआत करी थी, स्कूल, देन मार्केट, देन फ्रेंड्स होम, देन अगर आप फिर से घर आ जाते हो, मतलब योर इनिशियल पॉइंट एंड योर फाइनल पॉइंट बोथ कोइंसाइड, आप जहां से शुरुआत किए थे वहीं पे वापस आप पहुंच जाते हो, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 0 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस आपका 0 हो गया, इसके बावजूद भी की स्पीड 18 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आप ये बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप पहले नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जान लें, उसके बाद आपको मैं इसके डिफरेंसेस बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो बेटा एक काम और आप लोग करना कि आप जो भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ते हो या तो अपने बुक के मार्जिन पे लिखते चले जाना, जो भी बुक आप रेफर करते हो, वेदर इट इज रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी, बुक के मार्जिन पे लिख लेना, या तो आप एक नोटबुक बना लो, नोटबुक में एटलीस्ट टर्म्स तो जरूर आप लिख लेना। जैसे मैंने मैग्नीट्यूड कहा, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है कहीं, तो आप बताना मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लिख लो ताकि रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिले, ठीक है। वैसे हम लोग रिवीजन वीडियोस भी बनाते हैं, तो आपके एग्जाम में वो रिवीजन वीडियोस काम आएगा, केवल आप उसे देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट से बेटर है आप सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली अच्छे से देखो, राइट। शॉर्टकट मारना हम लोग नहीं सिखाते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे आप, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको बता रहा था दोनों के बीच के डिफरेंस। आप बताओ पहले नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो, ये एक, फिर से मैंने दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बनाए, एक्स एंड वाई। अब आप बताओ, यहाँ आप हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। पता है मोशन में जब आप मोशन पढ़ते हो तो उसमें अगर आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर इसने आपने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है तो इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होगा। अगर आपने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होगा। तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो आपको इसको -2 लिखना पड़ेगा। अगर ये 2 किलोमीटर है पॉजिटिव तो ये -2 किलोमीटर नेगेटिव आपको लिखना होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके डिफरेंस पढ़ लो, और डिफरेंस अभी तक जो कुछ भी बताया उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना। वीडियोस पॉज कर लो इससे पहले कि आप कुछ क्वेश्चंस बनाओ, वीडियोस पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख लेना ताकि क्वेश्चंस में डाउट ना आए। अब देखो डिस्टेंस क्या है, जो मैंने बढ़ाया उसी से आप निकालो आंसर। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इतना बड़ा बड़ा दिख तो जा रहा है ना। आगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस तो आप लोग खुद बता देना चाहिए आप लोगों को। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। याद आ रहा ना, स्केलर क्या होता था, मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आगे थर्ड डिफरेंस, अभी मैंने तुरंत बताया, डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0।
but displacement can be 0, it can be negative also, राइट? आपने दोनों देखा, जीरो कैसे होता है ये भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, नेगेटिव कैसे होता है ये भी एग्जांपल आप लोग समझ गए। तो यहां तक आप देखो, और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा आपने उसे वापस से एक बार कॉन्सेप्चुअलाइज करो, आप देखो, और आगे कुछ क्वेश्चंस बताओ आप, जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपने मन लगाकर और अच्छे से वीडियो को सुना है बिना इधर उधर ध्यान भटकाए, तो ये 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप बताओगे ही। चलो, तो उम्मीद पर बिना पानी फेरे आप एक क्वेश्चन बताओ कि एक सर्कुलर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ टर्न वुड बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ यहां पहुंच जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और उसका डिस्टेंस भी आप बताओगे। अब आप आंसर बता रहे हो या नहीं बता रहे हो ये कैसे पता चलेगा मुझे? आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो यहाँ आपने इनिशियल पॉइंट बना रखा है, यहाँ आपका ये फाइनल पॉइंट है। अब देखो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट अगर आप लेना चाहोगे तो सीधा यहाँ से आप यहाँ जाओगे, और ये लेंथ कितना है, अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस r ही होगा। दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। डायमीटर कितना होता है, r प्लस r, दैट मीन 2r। ये ख्याल रखेंगे आप। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस याद है किसी को? सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r। सर्कमफेरेंस पूरा सर्कल, लेकिन आपने तो आधा ही तय किया है, तो आप इसका हाफ कर दो। आप देखोगे 2 will get cancelled out and pi r would be the right answer, right? So distance pi r, displacement 2r। आप बता सकते हो दोनों में इक्वल है, दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है या कौन ज्यादा है? आप गौर करोगे डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, और इस पॉइंट को याद रखना, इससे आपका अगला न्यूमेरिकल बनेगा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन या विल ऑलवेज भी, आप इसे कर लो। फिजिक्स में ऑलवेज भी अगर आप लगा दिए तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर देता है, तो आप नए नजरिए से आप सोचना। विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, विल ऑलवेज बी लेस देन 1, विल बी इक्वल्स टू 0। इसका आंसर समझ रहे हो आप क्या है? इक्वल्स टू 1। एक ऑप्शन में बढ़ा दे रहा हूं, आप बताओ A एंड D बोथ। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताएगा आपने कितना कुछ लिया है इस वीडियो से। आप देखो डिस्टेंस मैंने बताया था कि कभी भी, एक और कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना, डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये याद रखना। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, कब? जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, राइट? अब अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, जैसे मान लो डिस्टेंस अगर x है और डिस्प्लेसमेंट भी x हो गया, तो दोनों कटकर दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1, दैट मीन 1। तो ये आंसर तो आप देखोगे सही हो रहा आपका, ठीक है? अब सेकेंड केस में आपको बता रहा हूँ, जैसा सर्कुलर मोशन में आपने देखा था डिस्टेंस वाज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा हो जाए तो आप देखोगे रेशियो क्या आता है, 1 पॉइंट समथिंग। जैसे अगर आप इसे ले लेते हो 3 और इसे ले लेते हो 2, तो ऐसे रेशियो हमेशा, जैसे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 1.5, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा। तो आप देखोगे ये ऑप्शन आपका फिर सही हो जाता है। अब एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं, तो देखो आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है A एंड D बोथ, तो आप इसे मार्क करोगे, ये सही क्वेश्चन है।
हाँ तो बेटा दोबारा आप रिकॉल करो, आज आपने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। आपने पढ़ा मोशन का डेफिनेशन, आपने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट, आपने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो कामचोरों लिख लेना इसे, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर बन जाता है, मतलब स्केलर और वेक्टर भी आपने पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया, और फाइनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन रह गया, आपने ये भी पढ़ा था, रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर मोशन। और सर मौत का कुआं कर्विलिनियर हो जाएगा क्या? आप देख लो कर्विलिनियर, आप शुरू में जब पेस नहीं बनाते हो तो पेस नहीं बनाते समय आप स्ट्रेट चलते हो, इस तरह से स्ट्रेट चलता है बाइकर, और पूरा कंटिन्यूअसली स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते तब वो ऐसे करके ग्रेविटी को ओवरकम करके मोशन करता है। तो आप देख लो वो कंटिन्यूअसली कर्विलिनियर मोशन में इस वाले पार्ट को आप इंक्लूड कर, अगर एक्सक्लूड कर दो तो ये रेक्टिलिनियर, यहाँ के बाद से कर्विलिनियर, ठीक है। तो आपने रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन भी पढ़ा, और कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन भी पढ़ा, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है तो जरूर अपने नोटबुक में या अपने एनसीईआरटी के मार्जिन पे लिख लेना, ताकि जब दोबारा इस वीडियो को देखो तो आप रिवाइज कर पाओ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से पहले ये आपका होमवर्क है कि आप इस वीडियो को जरूर देख लें, एक बार वीडियो को देख लेना तो आपको याद रहेगा कि अगले सेशन में क्या करना है। आपको ऐसा लगेगा कि प्रीवियस पीरियड में आपने कुछ पढ़ा था और फिर आज नए पीरियड में कुछ आप पढ़ रहे हो। ये होमवर्क करके आओगे। सर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्या इसको पढ़ने के बाद? बेटा एनसीईआरटी जो है वो लाइफ लाइन है आपकी, एनसीईआरटी से इधर उधर तो भटकना ही नहीं। रेफरेंस बुक आप पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी को छोड़कर नहीं। कोई भी बुक एनसीईआरटी से ऊपर नहीं है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल्स बनाओ, और 11th-12th में तो आपके टीचर्स बताएंगे कि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ है नहीं, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका बेस है, फाउंडेशन, पता है ना मेरे कोचिंग का क्या नाम है, पढ़ाईगिरी। यस, अ फाउंडेशन फॉर योर करियर। तो फाउंडेशन यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी। तो बिना एनसीईआरटी के तुम बढ़ेंगे नहीं बेटा। तो सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके यूट्यूब चैनल को देखेंगे और फिर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वेरी गुड, एक चीज आप भूल गए, चैनल सर? को सब्सक्राइब कौन करेगा? सर वो तो कर लिया हमने। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बाय।